गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम बीपीटी। कौन सी थ्योरम पढ़ेंगे? बीपीटी। हो सकता है एमसीक्यू में आपसे बीपीटी की फुल फॉर्म पूछ ले, तो आपको याद रखनी है बीपीटी की फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और इसका और नाम है दूसरा, वो इसको बोल सकता है थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल सकते हैं इसको, या थेल्स थ्योरम। तो क्या होती है थ्योरम का भी हम इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, और ये थ्योरम होती क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूँ, देखिए यहाँ से भी आपका एमसीक्यू बन सकता है, क्वेश्चन तो एमसीक्यू आएंगे, तो एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है उसका दूसरा नाम क्या है, या वो किसने दिया है। वो थेल्स एक मैथमेटिशियन थे, ये उन्होंने दिए, तो इसका थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम भी पूछ सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये दिस इज द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, ये तीन ट्राइंगल। आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। मुझे इन तीनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल। यहाँ पर जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सॉरी इक्विलेटरल एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। कैसा है? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि इसके तीनों एंगल 90 से छोटे हैं। तो ये पहला जो ट्राइंगल है ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है। अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा तो कैसे करूंगा? यहाँ पर ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड करूंगा तो कैसे करूंगा? और यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पर 90 से बड़ा वाला एंगल है। अगर 90 का एंगल है उसको ऑब्ट्यूज, 90 से छोटा एक्यूट और 90 से बड़ा हो तो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, अगर यहाँ पर ये इसका एल्टीट्यूड है और ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, यहाँ पर ये इसका बेस है, ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है। अब मुझे इसमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर इसका एरिया भी क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूँ, अगर मैं अब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूँ तो वो भी क्या होगा? A = 1/2 बेस इंटू हाइट। ऑब्ट्यूज एंगल की हाइट जो रहती है वो उसके बाहर भी हो सकती है, तो यहाँ मैं इसकी हाइट फाइंड करने के लिए एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर और ये इसकी हाइट हो जाएगी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपको मेरे समझाने का मोटिव ये था कि अगर एक ट्राइंगल की बेस हाइट दी हुई है तो आप ऐसे फाइंड करोगे, बेस हाइट हो जाए 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन आपको याद रखना है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उसकी हाइट, आपने देखा होगा यहाँ पर हाइट इसके अंदर आ रही है, यहाँ पर हाइट है, लेकिन ट्राइंगल की साइड ही इसकी हाइट है। यहाँ पर देखिए ट्राइंगल तो ये है, ट्राइंगल ये है, इसकी हाइट हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो हाइट रहती है वो उसके बाहर भी हो सकती है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो हाइट रहती है वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है। तो यहाँ से भी इसका एमसीक्यू बन सकता है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि ऑल द हाइट ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लाइज ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। तो ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसके बाहर भी रहती है। तो समझ आ गया होगा आपको। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उसकी हाइट हमें बाहर लेंगे, A = 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका हम ऐसे एरिया फाइंड करेंगे। अब देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है ये क्या है। सबसे पहले आपको इस थ्योरम का
स्टेटमेंट याद होना बहुत जरूरी है। इस थ्योरम का आप स्टेटमेंट याद कर लेंगे। बीपीटी, बीपीटी का जो स्टेटमेंट है ये बीपीटी एनसीईआरटी पेज नंबर 124 6.1 है। इसमें है इफ अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, देखिए ये थ्योरम है क्या। यहाँ पर मैंने इसका स्टेटमेंट लिख दिया। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। इस स्टेटमेंट में आपको क्या मिलेगा, पेपर में एमसीक्यू कैसे बनेगा, ये स्टेटमेंट लिखाएगा। इस स्टेटमेंट में से उसने क्या कर दिया, पैरेलल सब ये है पैरेलल लाइन को रिमूव कर दिया। फिर ऑप्शन में वो देगा इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन या और कुछ भी लाइनों के नाम लिख देगा और आपको यहाँ पर ये जो वर्ड है उसको यहाँ पर डैश डैश करके छोड़ देगा। तो आपको ये भरना पड़ेगा पैरेलल। वो यहाँ पर ऐसे भी कर सकता है डिवाइड इन द सेम रेशो, तो यहाँ पर सेम रेशो को हटा देगा, सेम रेशो को यहाँ पर हटा देगा। तो यहाँ पर सेम साइड्स कुछ भी मतलब कुछ भी यहाँ पर वो 4 ऑप्शन बना देगा और एक ऑप्शन उसमें से रहेगा सेम रेशो। तो तुम्हें ये जो स्टेटमेंट है पीपीटी का ये हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि बीच में से किसी भी वर्ड को वो यहाँ से ब्लैंक कर देगा और आपको 4 ऑप्शन बनाकर दे देगा। और आपको अगर स्टेटमेंट याद होगा तो ही आप इसको फिल कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बीपीटी हर साल पेपर में 6 नंबर की आती थी, लेकिन जब वो सब्जेक्टिव हो रहा था। इस साल ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट वही बीपीटी है, इसी से ही क्वेश्चन बनेगा। आपको क्या करना है, इसका स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब ये स्टेटमेंट है क्या, ये समझिए। स्टेटमेंट है एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है। इसमें लिख रहा है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल मैं कोई लाइन खींचता हूँ। मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी, मेरे पास ये एक ट्राइंगल है एबीसी। बीपीटी कहती है कि अगर आप इस ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो देखिए मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, डी ई मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। डी ई मैंने किसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, डी ई मैंने पैरेलल ड्रॉ करी है बीसी के। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है मैं बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल एबीसी था, मैंने बीसी के पैरेलल डी इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, मैंने डी ई पैरेलल ड्रॉ कर दी बीसी के, तो यहाँ पर लिख दिया डी ई पैरेलल टू बीसी। तो यहाँ तक ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। जो 2 साइड है, ये मैंने ये वाले जो साइड पैरेलल ड्रॉ करी है वो इस साइड के पैरेलल ड्रॉ करी है। अब 2 साइड और बची इस ट्राइंगल की, एक ये साइड बची और एक ये साइड बची। इन 2 साइड को जो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, ये वाली लाइन कर रही है देखो डी और ई पे। ये वाली लाइन इस लाइन के तो पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन को और इस लाइन को डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है।
ऐसा इसमें लिखा हुआ है यहाँ तक। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, जो साइड डिवाइड हुई है वे सेम रेशो में डिवाइड हुई है। देखिए डिवीजन तो इस वाली साइड का हुआ है, इस वाली साइड का हुआ है। पहले पूरी एक साइड थी, अब इनकी दो साइड बन गई। देखिए एक ये और एक ये और एक ये, इनका जो डिवीजन सेम रेशो में आया है, तो हम लिखेंगे AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन BC। तो ये होती है BPT। ये आपको याद रखनी है कि BPT होती क्या है। BPT का स्टेटमेंट याद करेंगे। BPT एक बार और सुनिए, BPT एक ट्राइंगल है। BPT कहती है कि अगर ये ट्राइंगल ABC है, अगर मैं इस साइड, अब इस बार मैंने इस वाली साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, जरूरी कोई ना है कि मैं BC के पैरेलल DE ड्रॉ करूंगा। स्टूडेंट कहेंगे सर मैं तो AC वाली के पैरेलल ऐसे ड्रॉ करूंगा, यहाँ लिख दिया DE भी मत लिखो। स्टूडेंट ने कहा मैं M और N लिखना चाहता हूँ, ये लिख दिया। इसमें मैंने M को किसके पैरेलल ड्रॉ करा है, AC। M और N को किसके पैरेलल ड्रॉ करा है, AC के। अब देखिए यहाँ पर BM और MA अपॉन MA। देखिए BM और MA का रेशो इक्वल होगा BN अपॉन NC। तो ये है हमारी BPT। तो BPT का प्रूफ मोस्ट इम्पोर्टेंट था लास्ट ईयर तक, क्योंकि BPT हर साल 6 नंबर की प्रूफ करने के लिए आती थी, 5 नंबर की। लेकिन इस बार क्या है, MCQ क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इतना ही करना है केवल। देखिए अब हम प्रूफ करेंगे BPT थ्योरम को। तो BPT का स्टेटमेंट तो आप सभी को याद हो गया होगा। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। BPT के स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, BPT के जो हम प्रूफ करेंगे, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये A, B और C। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गिवन ट्राइंगल ABC। मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है। इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, तो उसमें ये भी दिया हुआ है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल की वन साइड के पैरेलल हमें कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए ये यहाँ पर लिखा लेट, जो यहाँ पर MN पैरेलल टू BC, जो ये MN है वो मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी किसके, BC के। यहाँ इस क्वेश्चन में BPT क्या कहती है, हमारे पास एक ट्राइंगल है। BPT में बताया था कि अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं ट्राइंगल की किसी भी साइड के, तो जो दो साइड है उनकी साइड का रेशोज इक्वल होगा। तो ये मुझे प्रूफ करना है, इनकी साइड का रेशोज जो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर मुझे प्रूफ क्या करना है, गिवन ये है टू प्रूफ मुझे करना है कि AM अपॉन BN इक्वल्स टू AN अपॉन CN। मुझे क्या प्रूफ करना है, AM अपॉन BN AN अपॉन CN, ये तो प्रूफ करना है। यहाँ पर MNBC के पैरेलल है। स्टेटमेंट था कि अगर आप ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो ट्राइंगल की दो जो साइड है उनको अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और जो अदर टू साइड रहती है वे हमेशा सेम रेशियोज में होगी। ये हमें प्रूफ करना है। ये ऐसा प्रूफ करने के लिए मेरे लिए ये फिगर सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा कंस्ट्रक्शन। जब मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्शन में मैंने इसको D ले लिया और इसको ले लिया E। या ऐसा करो, यहाँ पर मैं D और E ले लेता हूँ, D E, और यहाँ पर ले लिया M और N। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा इसको कि जो DE लाइन है
यहाँ पर मैंने डी ई पैरेलल ले लिया बीसी के, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या करा, कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा ड्रॉ, क्या ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है किस पर, एसी पर, किस पर ड्रॉ करा है, एसी पर। और जो ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, यहाँ देखिए ई एन यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ए बी पर, ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है किस पर, ए बी, यहाँ पर इस बीपीटी थ्योरम प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक ट्रायंगल था, यह पैरेलल लाइन मैंने डी ई लेफ्ट बी ई जो है वो पैरेलल है बीपी के, फिर मुझे एक प्रूफ करना था कि ए एम और बी एम, ए एन और सी एन के ये साइड जो है ये बराबर हो। कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए मुझे इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, एक डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, डी से एसी पर परपेंडिकुलर, डी से ये जो डीएम है परपेंडिकुलर डाल दिया एसी साइड पर। यहाँ पर देखिए ई से ई एन परपेंडिकुलर डाल दिया ए लाइन पर, ई एन परपेंडिकुलर है ए लाइन पर। फिर लिखोगे जॉइन, क्या लिखोगे, जॉइन कर दिया बी ई को, बी ई एंड उसके बाद सी डी, बी ई को ज्वाइन करा और सी डी को ज्वाइन करा। अब यहाँ तक हमारी फिगर बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ये इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट फिगर है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है प्रूफ, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हुआ, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हुआ। तो बेटा इस ट्रायंगल को की साइड को प्रोपोर्शनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूंगा, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूंगा। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, कौन सा, ए डी ई, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस दिया ए डी, बेस क्या है ए बी, तो हाइट कितनी होगी, अगर बेस ये AD है तो हाइट NE होगी। अगर इस ट्रायंगल का बेस मैं AD ले रहा हूँ, मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ इस ट्रायंगल का बेस AD ले लिया तो हाइट ये होगी, तो हाइट होगी NE, हाइट हुई NE। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस ट्रायंगल का एरिया तो फाइंड कर लिया, अब मैं फाइंड करूँगा यहाँ पर मैंने ये वाला बेस दिया है कितने का, तो एरिया मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूंगा बी डी ई का, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई 1/2 बेस। देखिए इसका क्या होगा, बेस क्या होगा इसका, ये बेस क्या होगा बी, ये ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना ये, तो बेस कितना है इसका बी, बेस आया बी। बेटा इसकी हाइट बताइए, अब मैं हाइट चेक करूँ, ये तो इसकी हाइट होगी नहीं, मैंने बताया था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट उसके बाहर मिलेगी, तो इस ट्रायंगल के बाहर इसकी हाइट ये वाली मिलेगी, एन मिलेगी ये वाली, जो मैंने आपको इसकी स्टार्टिंग में 3 ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके दिखाया था, उसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी था जिसमें बेस ये और हाइट मैंने बाहर बताई थी, तो बाहर ये है एन ई, एन दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गई है। अब आप करोगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर मैंने डिवाइड करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ADE का एरिया और BDE का एरिया अपॉन में आगे इक्वल्स टू 1/2 पहली इक्वेशन है AD इंटू NE अपॉन यहाँ पर 1/2 BD इंटू NE, BD इंटू NE। तो यहाँ पर जब मैंने दोनों इक्वेशन को
डिवाइड करा है तो देखिए 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो गया और उसके बाद NE से NE कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो आया है वो आया एरिया ऑफ AB ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू यहाँ पर कितना बचा AD अपॉन BD। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड करके जो आया है यहाँ तक बन गई है इक्वेशन नंबर 3। देखिए यहाँ पर हमने 3 इक्वेशन बना ली है। सिमिलरली ऐसे ही हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उनका रेशो फाइंड करेंगे। जैसे मैंने कहा था इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करा और फिर उनका रेशो फाइंड करा। ऐसे ही अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया सेम जो ऊपर ADE लिया है और नीचे इस वाली साइड का ऑब्ट्यूज है, पहले ये वाला ऑब्ट्यूज लिया था, इस बार ये ऑब्ट्यूज लेंगे, इनका रेशोस फाइंड करेंगे। तो देखिए वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ऊपर तो सेम ट्राइंगल है AD, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला CDE। वो क्या होगा, वो होगा AE अपॉन, यहाँ पर देखिए वो क्या आया था, जब मैंने इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करा, उसका रेशो फाइंड करा, तो AD और यहाँ पर BD आ गया, AD और BD आ गया। और अगर मैं इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूँगा तो हमें पता चल गया कि AE और CE आएगा। AE और CE क्यों आया है ये, क्योंकि अगर मैं पूरे ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके दोनों को डिवाइड करा तो मुझे पता चल गया ये जो बाहर वाली साइड है इनका रेशो आया है। और अगर मैं ये वाली इधर करूँ इस ट्राइंगल के लिए तो AE और EC का रेशो आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्यों, ये जो नीचे वाला है BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ये इक्वेशन नंबर 5 है। ये जो दोनों ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, एक तो ये वाला ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एक ये वाला ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एक तो ये वाला ऑब्ट्यूज ट्राइंगल और ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के जो एरिया होंगे वे दोनों इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, अगर पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये कैसी लाइन है, पैरेलल। अगर पैरेलल लाइन पर के बीच में दो ट्राइंगल सेम बेस पर बनते हैं, अगर पैरेलल लाइन के बीच में, यहाँ पर दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, DE का सेम बेस है, अगर दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर बनते हैं तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे क्यों है इक्वल, क्योंकि both triangle lies between parallel lines on the same base। अगर दो ट्राइंगल, आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, MCQ में यही पूछ लेगा कि अगर दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर बन रहे हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल अगर सेम बेस पे बनते हैं, सेम बेस क्या है, DE, इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनाया तो DE बेस, ये ट्राइंगल बनाया तो DE बेस, सेम बेस पर बनते हैं तो वो उनके एरिया कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 जो मैंने पहले प्रूफ करी थी, उसके बाद ये 4 एंड 5,
इक्वेशन 3, 4, 5 से मुझे ये पता चल गया ए डी ई बराबर है दोनों। उसके बाद बी डी ई सी डी ई के इक्वल है। देखिए इसकी लेफ्ट साइड को देखें, ये साइड और ये साइड देखें, इसका न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर सी डी ई और बी डी ई, इसका डिनोमिनेटर भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वाले थ्योरम बता रहे हैं कि ये भी इक्वल होंगे। जब इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो उनकी राइट साइड भी कैसी होगी? इक्वल होगी। तो मुझे पता चल गया फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल प्रूफ होगी तो इनका राइट साइड भी इक्वल होगी। राइट साइड क्या है? ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी डी, ए ई अपॉन सी डी हेंस प्रूफ। यहाँ पर ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम। इस थ्योरम को आप 10 बार प्रूफ करेंगे। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर पैरेलल लाइन ऑन द सेम बेस आएगा। यहाँ पर ऑन द सेम बेस, जब दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर बनते हैं तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं, उनके एरियाज इक्वल होंगे। ये थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अगर वन टाइम में किसी को समझ नहीं आती है, इसको 2-3 बार प्रूफ करना बेटा। तो यहाँ पर हमने सीख लिया है बीपीटी। तो एक थ्योरम है, ये तो बीपीटी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ये बिल्कुल उसका हम प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो मैं उसको बीपीटी से रिलेट करूँगा। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या है और बीपीटी क्या है। पहले मैं आपको बीपीटी बताता हूँ बेटा दोबारा से। बीपीटी जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ था वो देखिए, इसका प्रूफ देखकर अच्छे कर जाते हैं क्योंकि ये इसका प्रूफ बहुत लॉन्ग रहता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी। बीपीटी ये कहती है कि अगर इस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल मैं कोई दूसरी साइड ऐसे ड्रॉ कर दूं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, किसी भी साइड के पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो मैंने ये डी ई लाइन ड्रॉ कर दी। ये मैंने डी ई जो लाइन ड्रॉ करी है किसके पैरेलल है? बी सी। ध्यान रखना अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर कोई लाइन ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ हुई है उस ट्राइंगल पर, तो बीपीटी अप्लाई होगी, अदरवाइज बीपीटी अप्लाई नहीं होगी। क्या बता रहा हूं मैं कि अगर किसी ट्राइंगल की जो 3 साइड है, उन 3 साइड में से किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ हम कर देते हैं तो वहां पर हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीसी के पैरेलल डी ई एक लाइन ड्रॉ करी है, तो यहाँ पर बीपीटी क्या बताती है कि ये जो एडी है और बीडी, ये जो रेशो है ए ई और सी ई का, ये हमेशा इक्वल होंगे। ये हमेशा कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो ये आपको पता चल गया होगा। ये थी हमारी बीपीटी। अब मैं आपको बताता हूँ कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या है। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट देखिए। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम नंबर 6.2, थ्योरम नंबर 6.2, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is